हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रभास चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 से ली गई कविता वे आँखें, जिसे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जान लेते हैं। पंत जी प्रकृति प्रेमी छायावादी कवि माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम, जो मूल नाम था, गोसाई दत्त था। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ। आरंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस और इलाहाबाद गए। ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और उनका काफ़ी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और उनके असहयोग आंदोलन से ये काफ़ी प्रभावित हुए और जिसके कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से लेखन करते रहे। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में बहुत सा योगदान दिया है, जिसके कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1977 में इनकी मृत्यु हुई। काव्य जगत में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगवाणी, उत्तरा आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी, नाटक और उपन्यास और कहानियाँ इत्यादि भी इन्होंने काफ़ी लिखी हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि थे, इसलिए इन्हें प्रकृति के चितेर कवि माना जाता है। पंत जी ने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया। ये अपनी भाषा के प्रति काफ़ी सचेत रहते थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे पंत जी स्वयं चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। पंत जी का भाषा पर काफ़ी नियंत्रण रहता था। तो अब आगे मैं आपको बताऊंगी कविता वे आँखें के सार के बारे में। कविता का सार। बच्चों, कविता का अर्थ समझने से पहले उसका सार समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय और शोचनीय स्थिति का वर्णन किया है। किसान जिसका पूरा जीवन शोषण में निकल गया, पछतावे में निकल गया, परेशानी में निकल गया, उसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। जो किसान पहले कभी स्वतंत्र था और उसकी आंखों में अभिमान, एक प्राउड उसको फील होता था, अभिमान झलकता था, आज सारे संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी ज़मीन, जायदाद, घर, बैल, गायें सब कुछ बिक गए। जमींदार का, महाजन का कर्जा उतारते उतारते वह उसका ब्याज भी पूरा नहीं उतार पाया, मूल तो बड़ी दूर की बात थी। इस चक्कर में उसका पूरा परिवार भी समाप्त हो गया। उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने मार दिया। विधवा बहू के साथ गलत व्यवहार किया, जिसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी पत्नी बिना दवाई के मर गई। उसकी छोटी सी बेटी थी, दूधमुही बेटी, उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी प्यारी सी एक गाय थी उजरी, वह भी उसे बेच देनी पड़ी। 2 बैल भी उसके नीलाम कर दिए गए। तो इस तरह से किसान की जो एक स्थिति कवि ने दिखाई है, उसको देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसान जब अपने पुराने सुखों को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अगले ही पल जब वह वर्तमान की धरती पर आता है, उसे सच्चाई उसके सामने आती है, तो उसकी आंखें फिर पथरा जाती हैं। उसकी आंखें ऐसे लगती हैं जैसे गड्ढों के बीच में आंखें धंस गई हों। तो इसी का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन।
इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के शोषित जीवन का वर्णन किया है कि किस प्रकार उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। उसकी दयनीय स्थिति को सामने लाने का प्रयत्न किया है। कवि कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा होता है गुफा, सरीखी समान, कि जो शोषित किसान है उसकी गड्ढों में धसी हुई आँखें अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती है, मीन्स उसकी आँखें अंदर धस गई हैं। इन आँखों से डरता है मन, जिन्हें देखकर मन में एक अनजाना सा डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण होता है निर्दयी या कठोर, दैन्य दुख, दैन्य दीनता, नीरव, नीरव होता है शब्द रहित बिना आवाज़ के, रोदन रोना। तो कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसमें भरा दूर तक, दूर दूर तक कोई दुख देने वाला दारुण दया से भरा हुआ मौन रुदन भरा हुआ है। कि शांत रूप से जो किसान है वह रो रहा है, अंदर ही अंदर रोता जा रहा है। उसके चेहरे को देखकर उस ऐसा आभास होता है कि वह बहुत ही अधिक कष्टदायी स्थिति में है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि एक समय था वह किसान स्वाधीन, आज़ाद था, स्वतंत्र था। उसका जो अतीत था, बीता हुए समय था, वो बहुत ही अच्छा रहा। उस समय उसकी स्थिति कैसी थी? अभिमान भरा आँखों में उसका, उसकी आँखों में एक अभिमान, एक गर्व की भावना थी, क्योंकि वह स्वतंत्र था। उस समय उसके पास अपने खेत थे, सब कुछ अपना था। लेकिन आज उसकी स्थिति विपरीत हो गई है। और छोड़ उसे मझधार आज, मझधार होता है बीच में, समस्याओं के बीच में, कि आज वह अकेला पड़ गया है। उसे संसार की समस्याओं के बीच में छोड़कर संसार कगार, कगार होता है किनारा, सदृश समान, कि संसार के लोग किनारे की तरह बहकर उससे दूर हो गए हैं। संसार ने उसे किनारा कर लिया है, संसार उससे अलग हो गया है। तो यहाँ आप देखो, गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है, संसार कगार सदृश में भी उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है और इसके साथ साथ भाषा में लाक्षणिकता तथा प्रवाह है। इन पंक्तियों में कवि ने किसान के उपेक्षित जीवन का वर्णन किया है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब किसान अपने बीते हुए समय को याद करता है, अपने अतीत को याद करता है, तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। उसकी आंखों में वह दृश्य उत्पन्न हो जाता है जब वह खुशहाल था, उसके खुशी से भरे हुए दिन थे। लहराते हुए खेत दृगों में, दृगों होता है आँखों में, उसकी आँखों के सामने उसके लहराते हुए खेत उसे नज़र आ जाते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जबकि वह उन खेतों से अब निकाल दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। बेदखल उसके अधिकार से वंचित कर देना, कि ये खेत अब उसके नहीं रहे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण होता है तिनका। तो कवि ने यहाँ बताया है कि कभी एक ऐसा समय था कि इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी, अर्थात हरे भरे खेत उसके पास थे और हरे भरे खेतों से उसका जीवन बड़ा ही खुशहाल और सुखमय था। लेकिन आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब कवि ने यहाँ बताया है कि आँखों ही में घूमा करता, किसान की आँखों में, वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग है, आँखों का तारा बहुत प्यारा। तो किसान की आँखों का तारा उसका प्यारा पुत्र था, उसका जवान बेटा था। तो किसान की आँखों में आज भी अपने बेटे का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को कारकुनों जो जमींदार के कारिंदे थे, जमींदार के लोग थे, उन्होंने
लाठियों से पीट पीट कर उसे मार डाला था। गया जवानी ही में मारा, वह अभी उसकी जवानी की ही अवस्था थी, यंग था वह, और उसे जवानी में जमींदार के लोगों ने मार दिया था। तो यह उसके लिए यह बात बड़ी ही दुखदाई थी, बड़ी ही कष्टकारी थी। इन पंक्तियों में तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। आँखों में घूमना, आँखों का तारा, यहाँ पर मुहावरेदार भाषा बहुत ही आकर्षक बन पड़ी है। संस्कृत निशब्दावली के साथ लक्षणा शक्ति का कवि ने प्रयोग किया है और इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। अब यहाँ कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है और यह बताया है कि किसान जमींदार से और महाजन से जब उसने पैसा उधार लिया तो उसकी वजह से वह कर्ज में डूब गया और जब वह अपना कर्ज नहीं उतार पाया तो उसका घर बार सब कुछ बिक गया। महाजन ने तो क्या किया, बिका दिया घर द्वार। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली करनी थी, अपना पैसा लेना था, तो उसने किसान की जो अपनी संपत्ति थी स्थायी उसको भी नीलाम कर दिया, उसका घर भी बिकवा दिया, उसे घर से बेघर कर दिया और अपने जो उसका ब्याज था, कर्ज था, उसकी पाई पाई की वसूली उसने कर ली। रह रहे आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कुर्क होता है नीलाम, बर्धों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी। किसान के पास बैलों की जोड़ी थी, जो बैलों की जोड़ी भी नीलाम हो गई। किसान को सबसे अधिक कष्ट तब हुआ, सबसे अधिक दुख तब पहुंचा जब उसकी बैलों की जोड़ी को भी उसके नीलाम कर दिया गया। यह बात आज भी उसकी आंखों में, रह रहे आंखों में चुभती, आज भी रह रहकर यह बात उसकी आंखों में चुभती है। उसे दुख होता है, उसे कष्ट होता है कि उसके जो रोज़ी रोटी का साधन था, जो उसके रोज़गार का साधन था, वह भी उससे छीन लिया गया। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक गाय थी और वह गाय काफ़ी दूध देने वाली गाय थी, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था। वह जो गाय थी वह अपने पास किसी को भी फटकने नहीं देती थी किसान के अलावा। जब उसका दूध दोहने का समय आता था तो किसान ही केवल दूध दो सकता था, किसी और को वह अपने पास नहीं आने देती थी। तो इसका वर्णन कवि ने करते हुए कहा है कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, कि किसान की दुधारू गाय थी, जो दूध देने वाली गाय थी उजरी, वह किसान के अलावा किसी को भी अपने पास आने नहीं देती थी। लेकिन मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इन सबको याद करके किसान बहुत आँखों में नाचा करती, सारे दृश्य उसकी आँखों के सामने आते हैं। वह बहुत ही दुखी हो जाता है इन सब दृश्यों को देखकर और सोचकर। उजड़ गई जो सुख की खेती, उसके जो सुख भरे दिन थे, जो सुख भरी खेती थी, वह अब उजड़ चुकी थी। जो लहराते हुए हरे भरे खेत थे वह सब उजड़ चुके थे, सब बिकबका गए थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचे था। वह तो केवल अब निराश था, हताश था, दुखी था और क्या था, बेबस था। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में आप देखो, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। घर द्वार की कोड़ी ने में किसे कब में अनुप्रास अलंकार है और वहीं मुहावरेदार भाषा है। आँखों में चुभना, आँखों में नाचना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों से स्पष्ट दिखाई देता है कि इसमें ग्राम्य जीवन का, एक ग्रामीण संस्कृति परिवेश का, वातावरण का कवि ने यहाँ पे सुंदर वर्णन किया है, जिससे कविता की पंक्तियों को पढ़कर एक ग्रामीण परिवेश आँखों के सामने साकार हो जाता है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मोही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। यहाँ कवि ने किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि उसकी पत्नी बिना दवा दर्पण के, दवा दर्पण दवाई, घरनी पत्नी, बिना दवा उस बीमार थी और बिना दवाई के कारण, उसके अभाव के कारण
मर गई, क्योंकि किसान के पास इतने पैसे नहीं थे, इतने साधन नहीं थे कि वह उसके लिए दवाई इत्यादि का प्रबंध कर पाता, वह उसका ठीक से इलाज भी नहीं कर पाया। देख रेख के बिना दुधमुही छोटी नन्ही बच्ची जो अभी दूध पीती थी, तो उसका भी अच्छी तरह से देख रेख कोई नहीं कर पाया, क्योंकि माँ की मृत्यु हो चुकी थी और पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की जो नन्ही बच्ची थी वह भी 2 दिन के बाद मर गई, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं था। घर में विधवा रही पतोहू पुत्र वधू, किसान के बेटे की पत्नी। किसान के बेटे की भी मृत्यु हो चुकी थी और इसी वजह से जो उसकी पत्नी थी वह विधवा हो चुकी थी। तो किसान के घर में अब कौन बचा? उसकी विधवा पुत्र वधू ही बची थी। लक्ष्मी थी, उसका नाम लक्ष्मी था, घर की लक्ष्मी थी वह। यद्यपि पति घातिन, परंतु उसे पति को मारने वाली समझा जाता था। घातिन मारने वाली, क्योंकि गांवों में थोड़ी सी मेंटेलिटी इस प्रकार की होती है, थोड़ा सा नैरो माइंडेड टाइप के कुछ लोग होते हैं। पुराने टाइम की बात है कि वो लोग ये समझते थे कि अगर पत्नी के होते हुए पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी ने अपने मतलब उसका इल्ज़ाम उसकी पत्नी पर लगा दिया जाता था। तो गांव के लोग समझते थे, जबकि किसान के बेटे को जमींदार के लोगों ने मारा था, लेकिन वह उसे गांव के लोग, आसपास के लोग उसे लांछन देते थे, ताना मारते थे कि ये तो पति को मारने वाली है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब क्या हुआ? वो यंग थी, जवान थी, जो वहाँ का कोतवाल था, उसकी बुरी दृष्टि उसके ऊपर थी। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाकर उस पर बुरी दृष्टि डाली, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और लाज शर्म के कारण डूब कुएं में मरी एक दिन। वह एक दिन कुएं में कूदकर मर गई, उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह से जो किसान का पूरा परिवार था वह बिल्कुल बिखर गया, ख़त्म हो गया, अकेला किसान रह गया। इतने आघात उसे मिले, इतनी त्रासदी उसके साथ हुई कि वह अंदर से बिल्कुल ही टूट चुका था। तो इन पंक्तियों में कवि ने आंखें भर आना मुहावरे का प्रयोग किया है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी ये तद्भव शब्द हैं, ग्राम्य शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है। दवा दर्पण 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है। और आप यहाँ देखो कि पति की हत्या के बाद पत्नी को दोषी ठहराए जाना, ये समाज के प्रति एक कटु दृष्टिकोण पता चलता है। खड़ी बोली है और पुलिस के अत्याचार का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर कवि ने किसान के बारे में यह बताया है कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु का ज़्यादा दुख नहीं था, क्योंकि वह पहले ही अपनी पत्नी को पैर की जूती के समान समझता था। तो यही बोला है कि खैर, चलो कोई बात नहीं, पैर की जूती, पत्नी तो पैर की जूती के समान है, पैर की चप्पल के समान है। जोरू मीन्स पत्नी। ना सही एक सही, अगर एक नहीं रहती दूसरी आती तो दूसरा विवाह करके दूसरे को लाया जा सकता था। पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन जब उसे अपने जवान बेटे की याद आती थी, सुध करना याद आना, याद आती थी तो उसे बहुत अधिक कष्ट अनुभव होता था। सांप लौटते, ये मुहावरा है, सांप लौटते हुए, अत्यधिक सांप लौटना, व्याकुल हो जाना, बहुत बेचैन हो जाता था। फटती छाती, उसकी छाती फटने लगती है, उसे बेटे की मृत्यु का बहुत ही अधिक कष्ट था। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, किसान जब अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, स्मृति याद, क्षणिक भर एक चमक है लाती, क्षणिक एक क्षण के लिए चमक, प्रसन्नता की चमक उसकी आंखों में आ जाती है। जब वह अपने पिछले दिनों को याद करता है तो एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक उसकी आंखों में आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण क्या होता है, तुरंत उसी समय शून्य में गढ़ व चितवन, चितवन होता है दृष्टि, शून्य आकाश, तो उसी अगले ही क्षण वह सच्चाई के धरातल पर लौट जाता है और अपने वर्तमान में झांकता है तो उसे लगता है उसकी नज़र शून्य खाली आकाश में आकर अटक जाती है। तीखी नोक सदृश बन जाती, सदृश होता है समान, तीखी तेज, वह
उसके दिमाग में कोई भी विचार नहीं होता, विचारों से शून्य होकर वह आकाश की तरह टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। उसका चेहरा कष्टप्रद दिखाई देता है, मन में पीड़ा के भाव दिखाई देते हैं। इन पंक्तियों में ये बताया है कि जो किसान था उसका अपने पत्नी के प्रति जो उसकी मानसिकता थी वो अच्छी नहीं थी। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती, ये मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार का प्रयोग है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो इस तरह से कवि ने किसान के शोषित जीवन का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, दुखी करता है, उसे परेशान करता है। तो कवि को सबसे दुखी बात तो ये लगती है कि जब भारत आज़ाद हो चुका है, स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर किसी भी व्यवस्था ने किसी टाइप का उसमें निर्णायक जो एक फ़ैसला होता है वह नहीं लिया। तो इस कविता में मतलब एक दुविधा में, एक दुष्चक्र में फंसे किसानों की व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों को सामने लाने का कवि ने इसमें प्रयत्न किया है। तो इस तरह से बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे भी अपना ज्ञान बढ़ा सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।